चालू खाते के संतुलन के घटक। व्यापार संतुलन BO2 या कारोबार संतुलन, ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड और ट्रेड बैलेंस। इसे एक निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर वस्तुओं के निर्यात और आयात के मूल्य के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। व्यापार संतुलन में निर्यात को क्रेडिट या जोड़ा जाता है, जबकि आयात को डेबिट या घटाया जाता है। एक संतुलित व्यापार संतुलन तब होता है जब निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य के बराबर होता है। अधिशेष व्यापार अधिशेष तब उत्पन्न होता है जब कोई देश आयात की तुलना में अधिक माल का निर्यात करता है। व्यापार घाटा की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कोई देश निर्यात की तुलना में अधिक आयात करता है। विचारणीय बिंदु भुगतान संतुलन में किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच निर्दिष्ट समय अवधि, आमतौर पर एक वर्ष में वस्तुओं, सेवाओं, परिसंपत्तियों के लेनदेन को शामिल किया जाता है। भारत ऐतिहासिक रूप से व्यापार संतुलन के घाटे वाला देश रहा है। क्या आप इसके कारणों को खोज सकते हैं? जब भारत के पास अधिशेष था और उन कारणों का पता लगा सकते हैं कि हमारे पास अधिशेष क्यों था। अदृश्य मदों में संतुलन, बैलेंस ऑन इनविजिबल्स। अदृश्य मदों के निवल मूल्य के बारे में बताता है। अदृश्य मूल्य निवल मूल्य के बारे में बताता है, जो एक निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर अदृश्य पदों के निर्यात और आयात के मूल्य के बीच का अंतर है। अदृश्य मदों में विभिन्न देशों के बीच होने वाली सेवाएं, अंतरण और आय का प्रवाह शामिल होता है। सेवा व्यापार, इसमें कारक और गैर कारक आय दोनों शामिल हैं। कारक आय में श्रम, भूमि, पूंजी जैसे उत्पादन के कारक पर निवल अंतर्राष्ट्रीय अर्जन शामिल है। गैर कारक आय में शिपिंग, बैंकिंग, पर्यटन और सॉफ्टवेयर सेवाएं जैसे सेवा उत्पादों की निवल बिक्री शामिल है। आर्थिक निहितार्थ: एक विशेष चालू खाता अन्य देश के ऋणदाता के रूप में एक देश की स्थिति को दर्शाता है, जबकि एक घाटा चालू खाता अन्य देश से उधारकर्ता के रूप में एक देश की स्थिति को दर्शाता है। व्यापार संतुलन और अदृश्य मदों में संतुलन सामूहिक रूप में किसी देश की आर्थिक अंतरक्रिया और वैश्विक मंच पर स्थिति का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। पूंजी खाता परिसंपत्ति के सभी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन रिकॉर्ड हैं, जहां परिसंपत्ति धन के विभिन्न रूप में, जैसे कि धन, स्टॉक, बॉन्ड, सरकारी ऋण। पूंजी खाता लेनदेन के घटक: पूंजी खाता लेनदेन में विभिन्न मदें शामिल होती हैं, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI, विदेशी संस्थागत निवेश FII, विदेशी ऋण और विदेशी सहायता आदि शामिल हैं। पूंजी खाता में निवेश, विदेशी ऋण, विदेशी सहायता। निवेश में प्रत्यक्ष निवेश, उदाहरण के लिए FDI, इक्विटी पूंजी, पूर्ण निवेशित आय तथा अन्य प्रत्यक्ष पूंजी प्रवाह। पोर्टफोलियो निवेश में, उदाहरण के लिए FIL, विदेशी फंड। विदेशी ऋण में, उदाहरण के लिए विदेशी व्यापार ऋण, अल्पकालिक ऋण। विदेशी सहायता में, उदाहरण के लिए सरकारी सहायता, अंतर सरकारी, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय ऋण। विनियमन रिकॉर्डिंग: परिसंपत्तियों की खरीद को पूंजी खाते में डेबिट मद के रूप में दर्ज किया जाता है, जो संसाधनों के बहिर्वाह का संकेत देता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई भारतीय इकाई यूके की कार कंपनी खरीदती है, तो इसे डेबिट मद के रूप में दर्ज किया जाता है, क्योंकि विदेशी मुद्रा भारत से बाहर जा रही है। परिसंपत्ति की बिक्री को पूंजी खाते में डेबिट मद के रूप में दर्ज किया जाता है, जो संसाधनों के अंतर प्रवाह को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, किसी भारतीय कंपनी के शेयरों की चीन के ग्राहक को बिक्री डेबिट मद के रूप में दर्ज की जाती है। आर्थिक निहितार्थ: पूंजी खाते में दर्ज लेनदेन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश की वित्तीय अंतरक्रिया के संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जो सीमाओं के पार परिसंपत्तियों के प्रवाह को प्रदर्शित करते हैं। पूंजी खाते में डेबिट और क्रेडिट मदों के बीच संतुलन किसी देश की वित्तीय स्थिति और वैश्विक आर्थिक स्थिति को दर्शाता है।
पूंजी खाते में संतुलन। पूंजी खाता तब संतुलन में होता है जब पूंजी प्रवाह, जब पूंजी अंतर्वाह जैसे विदेश से ऋण प्राप्त करना, परिसंपत्ति की बिक्री या विदेशी कंपनियों में शेयरों की बिक्री, पूंजी बहिर्प्रवाह जैसे ऋण की अदायगी अन्य देशों में परिसंपत्तियों के शेयर की खरीद के बराबर होता है। पूंजी खाते में अधिशेष तब उत्पन्न होता है जब पूंजी अंतर्प्रवाह, पूंजी बहिर्प्रवाह से अधिक होता है, जबकि पूंजी खाते में घाटे तब उत्पन्न होता है जब पूंजी बहिर्प्रवाह से कम होता है। धर दिया मोहन तो मैं खा लिया है ना, मोहन के धर दे। हाँ ठीक। भुगतान संतुलन, अधिशेष, शेष और घाटा। भुगतान संतुलन बीओपी किसी व्यक्ति की वित्तीय गतिशीलता को प्रतिबिंबित करता है। आय से अधिक व्यय करने पर उत्पन्न अंतर को समाप्त करने के लिए यह जो परिसंपत्ति बेचने या उधार लेने की आवश्यकता होती है, इसी तरह चालू खाते के घाटे वैश्विक बिक्री से होने वाली आय से अधिक व्यय वाले देश को घाटे की पूर्ति के लिए या तो परिसंपत्ति बेचनी होगी या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उधार लेना होगा। समीकरण चालू खाता प्लस पूंजी खाता बराबर 0 दर्शाता है कि पीओपी समतुल्यता में है, जहां चालू खाता घाटा पूंजी खाता अधिशेष द्वारा प्रति संतुलित काउंटर बैलेंस्ड होता है, जो निवल पूंजी अंतर प्रवाह को दर्शाता है। अदायगी संतुलन घाटा कुल संतुलन 0 से कम, रक्षित परिवर्तन 0 से अधिक। अदायगी संतुलन में कुल संतुलन बराबर 0, रक्षित परिवर्तन 0। अदायगी संतुलन अधिक में कुल संतुलन 0 से अधिक, रक्षित परिवर्तन 0 से कम। भुगतान संतुलन की क्रियाविधि। कोई देश रिजर्व संचालन के बिना भी अंतर्राष्ट्रीय ऋण के माध्यम से अपने चालू खाते घाटे को पूरी तरह से वित्त पोषण करके भुगतान संतुलन प्राप्त कर सकता है। वैश्विक रूप में कोई देश अपने भुगतान संतुलन में किसी भी घाटे को संतुलित करने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग कर सकता है। रिजर्व बैंक घाटे की स्थिति को विदेशी मुद्रा की बिक्री कर सकता है, जिसे सरकारी रिजर्व की बिक्री कहा जाता है। सरकारी रिजर्व में कमी समग्र भुगतान संतुलन घाटे को दर्शाता है, जबकि वृद्धि भुगतान संतुलन अधिशेष को दर्शाता है। मौद्रिक प्राधिकरण किसी भी भुगतान संतुलन घाटे के अंतिम वित्तपोषण या किसी अधिशेष के प्राप्तकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। स्वायत्त लेनदेन। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेनदेन को तब स्वायत्त कहा जाता है जब लेनदेन भुगतान संतुलन में विषमता को पूरा करने के अलावा किसी और कारणवश किए जाते हैं, अर्थात जब वे भुगतान संतुलन की दशा में स्वतंत्र होते हैं। एक कारण लाभ कमाना हो सकता है। इन पदों को भुगतान संतुलन में रेखा के ऊपर की मद कहते हैं। यह स्वायत्त प्रणाली स्वायत्त भुगतानों से अधिक या कम हो तो भुगतान संतुलन को अधिशेष या घाटा कहा जाता है। समायोजित लेनदेनों को रेखा की नीचे की मदें कहा जाता है। इनका निर्धारण भुगतान संतुलन की विषमता द्वारा होता है, अर्थात जब भुगतान संतुलन में घाटा हो अथवा अधिशेष हो। ये स्वायत्त लेनदेन के निवल परिणामों द्वारा निर्धारित होते हैं। सरकारी रिजर्व लेनदेन भुगतान संतुलन की विषमता को दूर करने के लिए किए जाते हैं। उन्हें भुगतान संतुलन में समायोजित मदों के रूप में देखा जाता है। अन्य सभी स्वायत्त लेनदेन होते हैं। सरकारी रिजर्व लेनदेन की प्रासंगिकता फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली की तुलना में नियत विनिमय दर व्यवस्था के अंतर्गत आधिकारिक रिजर्व लेनदेन अधिक प्रासंगिक रखते हैं। त्रुटि और लोप। समस्त अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन को सटीक रूप में रिकॉर्ड करना कठिन है। इस प्रकार हमारे पास भुगतान संतुलन का एक तीसरा पहलू चालू और पूंजी खाते के अलावा त्रुटि और लोप होता है, जो इसे दर्शाता है। भारतीय भुगतान संतुलन का नमूना देखें तो निर्यात में केवल वस्तुओं का निर्यात 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर
आयात केवल वस्तुओं का 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर। व्यापार घाटा 90 मिलियन अमेरिकी डॉलर। निवल अदृश्य मदें 59 मिलियन अमेरिकी डॉलर में, जिसमें गैर उपदान सेवाएं 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर और आय -10 मिलियन अमेरिकी डॉलर। हस्तांतरण 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर। चालू खाते अधिशेष -38 मिलियन अमेरिकी डॉलर। चालू खाते शेष में 41.15 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इसमें बाह्य सहायता निवल 0.15 मिलियन अमेरिकी डॉलर। बाह्य व्यापार ऋण 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अल्पकालीन ऋण 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अल्पकालीन ऋण 10 अमेरिकी मिलियन डॉलर। बैंकिंग पूंजी निवल, जिसमें गैर निवासी जमा शामिल है, 9 मिलियन अमेरिकी डॉलर। विदेशी निवेश निवल, जिसमें 19 मिलियन अमेरिकी डॉलर। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निवल में 13 मिलियन अमेरिकी डॉलर। पोर्टफोलियो निवल में 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अन्य प्रवाह निवल में -5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। त्रुटि और लोप कुल हुआ -3.15 मिलियन अमेरिकी डॉलर। कुल संतुलन 0 और आरक्षियों में परिवर्तन 0। भुगतान संतुलन लेखांकन मानकों में संशोधन। पिछला वर्गीकरण क्या था? प्रारंभ में भुगतान संतुलन के लेन देन 2 खाते थे, चालू खाता, पूंजी खाता। नए लेखांकन मानकों में BOP 6 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भुगतान संतुलन अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति मैनुअल BOP 6 के 6ठे संस्करण में नए लेखांकन मानक प्रस्तुत किए। इसके बाद RBI ने भुगतान संतुलन खाते की संरचना में संशोधन किया। नए वर्गीकरण के अंतर्गत विनियमन को 3 खातों में बांटा गया है: चालू खाता, वित्तीय खाता, पूंजी खाता। एक बड़ा परिवर्तन है यह वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे बॉन्ड और इक्विटी शेयरों में व्यापार से संबंधित लगभग सभी लेन देन को वित्तीय खाते में आवंटित किया गया है। पुरानी प्रणाली निरंतर जारी है। नए वर्गीकरण के बावजूद RBI पुरानी प्रणाली के अनुसार भुगतान संतुलन खातों को प्रकाशित करना जारी रखे हुए है। नई प्रणाली के संबंध में विस्तृत जानकारी भुगतान संतुलन नियमावली में उपलब्ध है। विचारणीय बिंदु है कि 2 देशों के बीच सीमा पार व्यापार सुनिश्चित करने के लिए विदेशी विनिमय दर की आवश्यकता होती है, क्योंकि दोनों देशों की मुद्राएं और उनका मूल्य अलग अलग होता है। क्या आप ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं जब अमेरिकी डॉलर को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकार करना और उसके अनुसार आपके देश की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विदेशी विनिमय बाजार वह बाजार जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं का एक दूसरे में संपरिवर्तन या व्यापार किया जाता है, विदेशी विनिमय बाजार के रूप में जाना जाता है। विदेशी विनिमय दर, जिसे फॉरेक्स दर भी कहा जाता है, एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के संदर्भ में कीमत है। यह विभिन्न देशों की मुद्राओं की कड़ी है तथा हमें अंतर्राष्ट्रीय लागतों और कीमतों की तुलना करने में सक्षम बनाती है। उदाहरण के लिए, यदि $1 के लिए 50 रुपये का भुगतान करना है तो विनिमय दर 50 रुपये प्रति डॉलर है। विदेशी विनिमय बाजारों में वाणिज्य बैंकिंग, विदेशी मुद्रा दलालों, अन्य अधिकृत डीलरों और मौद्रिक प्राधिकरणों की मुख्य भूमिका होती है। वैश्विक कनेक्टिविटी, हालांकि प्रतिभागियों के पास अपने स्वयं के व्यापारिक केंद्र हो सकते हैं, लेकिन केंद्रीय विनिमय बाजार विश्वव्यापी है। विदेशी विनिमय बाजार विश्वव्यापी व्यापार केंद्रों के बीच घनिष्ठ और निरंतर संपर्क होता है, जिसमें प्रतिभागी एक से अधिक बाजार में सौदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, लंदन में छुट्टियां मनाने की योजना बना रहे एक भारतीय निवासी को अपने प्रवास के दौरान सेवाओं के भुगतान के लिए पाउंड प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। उसे अपनी मूल मुद्रा में लागत की गणना करने के लिए विनिमय दर के बारे में पता करना होगा और यह जानना होगा कि पाउंड कहाँ से मिलेगा। विदेशी मुद्रा की मांग, व्यक्ति और संस्थाएं विभिन्न उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्रा की मांग करते हैं, जिसमें अन्य देशों से वस्तुएं या सेवाएं खरीदना, विदेश में उपहार भेजना और किसी विशेष सेवा की वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त करना शामिल है। विदेशी मुद्रा की कीमत में वृद्धि से विदेशी वस्तु खरीदने की लागत रुपये के संदर्भ में बढ़ जाएगी। इससे आयात की मांग कम हो जाती है, इसलिए विदेशी मुद्रा की मांग भी कम हो जाती है, बशर्ते अन्य चीज़ें स्थिर रहें। मांग पर विनिमय दर का प्रभाव, विदेशी मुद्रा की कीमत में वृद्धि से विदेशी सामान खरीदने की लागत
रुपए जैसी स्थानीय मुद्रा के संदर्भ में बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप आयात की मांग और विदेशी मुद्रा की मांग घट जाती है। यह मानते हुए कि अन्य कारक स्थिर रहें, विदेशी मुद्रा की पूर्ति किसी गृह देश में विदेशी मुद्रा की पूर्ति निर्यात सहित विभिन्न चैनलों से होती है, जिसमें विदेशियों द्वारा घरेलू वस्तुओं और सेवाएं खरीदना, विदेशियों से व्यापार या अंतरण प्राप्त करना, विदेशियों द्वारा गृह देश में परिसंपत्ति खरीदना शामिल होता है। विदेशी मुद्रा की कीमत में वृद्धि से भारत में उत्पाद खरीदते समय विदेशियों की लागत यूएस डॉलर के संदर्भ में कम हो जाएगी, बशर्ते अन्य वस्तुएं स्थिर रहें। इसमें भारत का निर्यात बढ़ता है और इसलिए विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ सकती है। हालांकि यह वास्तव में बढ़ेगी या नहीं कई कारकों पर निर्भर करता है, विशेष रूप से निर्यात और आयात की मांग की लोचशीलता पर। पूर्ति पर विनिमय दर का प्रभाव। विदेशी मुद्रा की कीमत में वृद्धि से विदेशियों के लिए गृह देश से उत्पाद खरीदते समय लागत कम हो जाती है उसकी मुद्रा के संदर्भ में, जैसे कि यूएस डॉलर। यह मानते हुए कि अन्य कारक स्थिर रहते हैं, इस परिदृश्य में गृह देश के निर्यात में वृद्धि होती है, जिससे संभावित रूप से विदेशी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है। हालांकि विदेशी मुद्रा पूर्ति में वास्तविक वृद्धि विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, विशेष रूप से निर्यात और आयात की मांग की लोचशीलता पर। विनिमय दर का निर्धारण। विभिन्न देशों में अपनी मुद्रा की विनिमय दर निर्धारित करने के अलग अलग तरीके होते हैं। इसमें समायोजनीय विनिमय दर, नियत विनिमय दर या प्रबंधित प्लवमान विनिमय दर, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है। समायोजनीय विनिमय दर। एक समायोजनीय विनिमय दर, जिसे प्लवमान विनिमय दर के रूप में जाना जाता है, मांग और पूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है। विनिमय दर उस बिंदु पर स्थापित किया जाता है जहां मांग वक्र पूर्ति वक्र को प्रतिच्छेदित करता है। चित्र 9.3 में दर्शाया गया है। पूर्णतः समायोजित व्यवस्था में केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय बाजार में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। मांग में शिफ्ट का प्रभाव। उदाहरण के लिए, निवासियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में वृद्धि के कारण विदेशी वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि मांग वक्र को ऊपर दाईं ओर शिफ्ट कर देती है। इस शिफ्ट के परिणामस्वरूप विनिमय दर में परिवर्तन होता है, जैसा कि चित्र 9.4 में दर्शाया गया है। विनिमय दर में परिवर्तन। प्रारंभ में विनिमय दर E0 बराबर 50 का तात्पर्य $1 प्रति के लिए 50 रुपये का विनिमय करना है। नए संतुलन विनिमय दर E1 बराबर 70 होती है, जो $1 के लिए अधिक रुपये अर्थात 70 रुपये भुगतान करने की आवश्यकता को दर्शाता है। विनिमय दर में वृद्धि। विदेशी मुद्रा डॉलर के संदर्भ में घरेलू मुद्रा रुपये के मूल्यह्रास का प्रतीक है, क्योंकि घरेलू मुद्रा रुपये के संदर्भ में विदेशी मुद्रा डॉलर की कीमत में वृद्धि हुई है। समायोजनीय विनिमय दर व्यवस्था में जब विदेशी मुद्रा डॉलर के संदर्भ में घरेलू मुद्रा रुपये की कीमत बढ़ जाती है तो इसे विदेशी मुद्रा डॉलर के संदर्भ में घरेलू मुद्रा रुपये का अधिमूल्यन कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि डॉलर के सापेक्ष रुपये का मूल्य बढ़ गया है, जिससे $1 के बदले कम रुपये की आवश्यकता होती है। सट्टेबाजी और विनिमय दर में परिवर्तन। यदि भारतीयों को लगता है कि ब्रिटिश पाउंड का मूल्य रुपये के सापेक्ष बढ़ जाएगा तो वे पाउंड रखने का विकल्प चुन सकते हैं। मुद्रा की मूल्य वृद्धि की उम्मीद विनिमय दरों को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि वर्तमान विनिमय दर 80 प्रति पाउंड है और निवेशकों का मानना है कि महीने के अंत तक पाउंड बढ़कर 85 रुपये हो जाएगा, तब निवेशक बाद में लाभ कमाने की उम्मीद से अभी पाउंड खरीद सकते हैं। इस परिदृश्य में एक निवेशक 80,000 रुपये की एवज में 1,000 पाउंड खरीद सकता है, और यदि विनिमय दर पर अपेक्षा के अनुरूप बदलती है तो वे महीने के अंत तक पाउंड को 85,000 रुपये के बेच सकते हैं और इस प्रकार 5,000 का लाभ अर्जित कर सकेंगे। मुद्रा की मूल्य वृद्धि की उम्मीद से इस मामले में पाउंड की मांग बढ़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान में विनिमय दर में वृद्धि हो सकती है। बढ़ती मांग के कारण विनिमय दर में यह वृद्धि प्रारंभिक मान्यताओं को स्वपूर्ण बनाती है। सट्टेबाजी। इसमें मुद्रा की मूल्य वृद्धि से लाभ कमाने की उम्मीद में विदेशी मुद्रा रखना शामिल है। किसी भी देश में
धन को एक परिसंपत्ति माना जाता है और विनिमय दरें सट्टा गतिविधियों से प्रभावित हो सकती हैं। ब्याज दरें और विनिमय दर। ब्याज दर वह राशि है जो ऋणदाता मूलधन राशि से प्राप्त के रूप में प्रतिशत के रूप में उधारकर्ता से लेता है। विनिमय दर वह दर है जिस पर राष्ट्रों या आर्थिक क्षेत्रों के बीच एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा से विनिमय किया जाता है। ब्याज दर का अंतर। दोनों देशों के बीच ब्याज दरों में के बीच अंतर अल्पावधि में एक अन्य कारक जो विनिमय दर के उतार चढ़ाव को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है वह है ब्याज दर का अंतर। यानी बैंक, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और पूंजीपति प्रायः उच्च ब्याज दरों की तलाश में वैश्विक स्तर पर धन स्थानांतरित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि देश ए में सरकारी बॉन्ड 8% ब्याज दर प्रदान करते हैं जबकि बी देश में समान रूप से सुरक्षित बॉन्ड 10% ब्याज प्राप्त होता है तो ब्याज दर का अंतर 2% है। निवेश और मुद्रा मांग पर प्रभाव। देश ए के निवेशक देश बी में उच्च ब्याज दरों से आकर्षित करते हैं जिससे वे अपनी मुद्रा का विक्रय करते हैं और तथा देश बी की मुद्रा खरीदते हैं। इसके विपरीत देश बी के निवेशकों को उच्च ब्याज दरों के कारण अपने देश में निवेश करना अधिक आकर्षक लगता है जिससे उसके द्वारा देश ए की मुद्रा की मांग कम हो जाती है। विनिमय दरों का प्रभाव क्या है? देश बी की मुद्रा की मांग है विदेशी मुद्रा देश बी की मुद्रा की बढ़ती मांग और देश ए की मुद्रा की मांग में कमी के कारण देश ए की मुद्रा की मांग वक्र बाईं ओर और आपूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप देश ए की मुद्रा का मूल्यह्रास और देश बी की मुद्रा के मूल्य वृद्धि होती है। घरेलू ब्याज दरों में वृद्धि से अक्सर घरेलू मुद्रा की मूल्य वृद्धि होती है बशर्ते कि विदेशी सरकारी बॉन्ड खरीदने का कोई प्रतिबंध मौजूद नहीं है। आय और विनिमय दर। आय वह धन है जो किसी व्यक्ति या संस्था को श्रम या उत्पादों के बदले में प्राप्त होता है। आय स्तर और विनिमय दरों के बीच की गतिकी का पता इस बात से लगाया जाता है कि उपभोक्ता व्यय, आयात और निर्यात का दृष्टिकोण क्या है तथा वे विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति को कैसे प्रभावित करते हैं। घरेलू आय वृद्धि का प्रभाव। आय में वृद्धि से उपभोक्ता व्यय बढ़ता है। इस बढ़े हुए व्यय का हिस्सा आयातित वस्तुओं पर व्यय होता है जिससे विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। विदेशी मुद्रा की बढ़ी हुई मांग इसके मांग वक्र को दाईं ओर शिफ्ट को प्रेरित करती है। परिणाम स्वरूप घरेलू मुद्रा का मूल्यह्रास होता है। विदेशी आय वृद्धि का प्रभाव। विदेश में आय में वृद्धि से घरेलू निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है। निर्यात में इस वृद्धि के कारण विदेशी मुद्रा की पूर्ति वक्र बाहर की ओर शिफ्ट हो जाता है। संतुलन और मूल्यह्रास। घरेलू मुद्रा के मूल्य का निवल प्रभाव, चाहे उसका मूल्य हो या नहीं, आयात के सापेक्ष निर्यात की वृद्धि दर पर निर्भर होता है। यदि निर्यात आयात की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है तो यह मूल्य प्रभाव को संतुलित कर सकता है। सामान्यतः दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में तेजी से समग्र मांग वृद्धि का अनुभव करने वाले देश की मुद्रा में गिरावट देखी जाती है। इसका श्रेय देश के निर्यात की तुलना में तेजी से बढ़ रहे आयात को दिया जाता है जिससे पूर्ति वक्र की तुलना में विदेशी मुद्रा का मांग वक्र त्वरित रूप से शिफ्ट होता है। दीर्घकाल में विनिमय दरें। क्रय शक्ति समता परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी सिद्धांत का उपयोग समायोजनीय विनिमय दर प्रणाली के तहत दीर्घकालीन विनिमय दरों का मूल्य पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। इसके अनुसार व्यापार बाधाओं के प्रभाव में विभिन्न देशों में किसी निश्चित उत्पाद की लागत को बराबर करने के लिए विनिमय दरें समायोजित हो जाएंगी। एक विस्तारित अवधि में किन्हीं दो राष्ट्रीय मुद्राओं के बीच विनिमय दरों से संबंधित दो देशों में मौजूद मूल्य स्तरों में असमानताओं को प्रतिबंधित करने के लिए परिवर्तन संबंधी प्रत्याशा बनी रहती है। पीपीपी के सिद्धांत यह निर्धारित करता है कि टैरिफ, व्यापार कर और कोटा, आयात मात्रा की सीमा जैसे किसी भी व्यापार प्रतिबंध को छोड़कर विनिमय दरें इस तरह स्थिर होनी चाहिए कि किसी विशेष उत्पाद की लागत समान हो, चाहे भारत की कीमत रुपए में हो, अमेरिकी डॉलर में हो या जापानी येन में हो। एकमात्र अपवाद परिवहन लागत में भिन्नता होनी चाहिए। स्थिर विनिमय दरें। एक स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार विनिमय दर को एक विशिष्ट स्तर पर निर्धारित करती है, न कि बाजार की शक्तियों को इसे निर्धारित करने की अनुमति देती है। विनिमय दरों को समायोजित करने में सरकार की भूमिका। सरकार आर्थिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए विनिमय दर को
दर में परिवर्तन कर सकती है। उदाहरण के लिए विदेशियों के लिए घरेलू मुद्रा को सस्ता बनाकर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विनिमय दर में 50 रुपये से बढ़ाकर 70 रुपये प्रति डॉलर किया जा सकता है। नई सरकार द्वारा निर्धारित विनिमय दर में ईवन के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ ईवन ज़्यादा है ई से। बाजार निर्धारित दर है। हस्तक्षेप प्रणाली नई विनिमय दर ईवन पर डॉलर की पूर्ति मांग से अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई वांछनीय विनिमय दर को बनाए रखते हुए विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए के साथ अतिरिक्त डॉलर खरीदने के लिए कदम उठाता है। वह हस्तक्षेप जिसे चित्र 9.5 में AB के रूप में चिन्हित किया गया है अतिरिक्त डॉलर आपूर्ति को अवशोषित करने में मदद करता है, लेकिन जब तक हस्तक्षेप जारी रहता है तब तक विदेशी मुद्रा भंडार का संचय होता है। अपर्याप्त हस्तक्षेप के परिणाम यदि सरकार विनिमय दर में E2 जैसे स्तर पर निर्धारित करती है तो जिससे डॉलर की अतिरिक्त मांग पैदा होती है तो उसे इस मांग को पूरा करने के लिए अमेरिकी डॉलर का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। ऐसे करने में विफल होने पर डॉलर की कालाबाजारी संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अवमूल्यन डिवैल्यूएशन एक सरकारी कार्यवाही जो विनिमय दर को बढ़ाती है जिससे घरेलू मुद्रा सस्ती हो जाती है, जो स्थिर विनिमय दर प्रणाली के स्थिर दर प्रणाली में अवमूल्यन कहा जाता है। पुनर्मूल्यन रिवैल्यूएशन पुनर्मूल्यन तब होता है जब सरकार विनिमय दर को घटाती है जिससे एक स्थिर विनिमय दर प्रणाली में घरेलू मुद्रा महंगी हो जाती है। समायोजनी और स्थिर विनिमय दर प्रणाली के गुण और दोष क्या हैं? स्थिर विनिमय दर प्रणाली के गुण स्थिरता स्टेबिलिटी। स्थिर विनिमय दर प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के लिए एक स्थिर वातावरण प्रदान करती है। पूर्वानुमेयता प्रिडिक्टेबिलिटी। इस ज्ञात विनिमय दर के कारण व्यवसायों और निवेशकों के लिए बेहतर योजना और पूर्वानुमान की सुविधा प्रदान करती है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन। घरेलू मुद्रा को स्थिर विदेशी मुद्रा या मुद्राओं के समूह के साथ मुद्राओं को नियंत्रित करने में मदद करती है। राजकोषीय अनुशासन फिजिकल डिसिप्लिन। स्थिर दर को बनाए रखने के लिए सरकारों पर राजकोषीय और मौद्रिक अनुशासन लागू होता है। प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन की रोकथाम प्रिवेंशन ऑफ कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन। अधोगामी प्रतिस्पर्धा से बचा जाता है जिसमें देश व्यापार लाभ हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा रूप में अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन करते हैं। स्थिर विनिमय दर प्रणाली के दोष महंगा रखरखाव कॉस्टली मेंटेनेंस। स्थिर दर की रक्षा के लिए विदेशी मुद्रा भंडार के उच्च स्तर को बनाए रखने की आवश्यकता होती है जो आर्थिक रूप से अव्यवहार हो सकता है। सट्टा की घटनाओं में तीव्रता स्पेक्युलेटिव अटैक्स। यदि विनिमय दर को बनाए रखने की सरकार की क्षमता के बारे में संदेह है तो सट्टा की घटनाओं में तीव्रता आती है। मौद्रिक नीति की स्वतंत्रता का नुकसान लॉस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंस। यह मौद्रिक नीति को घरेलू आर्थिक स्थितियों के अनुरूप बनाने की क्षमता को सीमित करती है। गलत संरेखण और व्यापार संतुलन मिस अलाइनमेंट एंड ट्रेड इम्बैलेंस। इससे आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों के साथ विनिमय दर का गलत संरेखण हो सकता है जिससे व्यापार असंतुलन पैदा हो सकता है। समायोजनी विनिमय दर प्रणाली के गुण समायोजनीयता फ्लेक्सिबिलिटी। आर्थिक परिवर्तनों के अनुरूप विनिमय दरों को स्वतः समायोजित किया जा सकता है जिसमें सरकार को अधिक विकल्प प्राप्त होते हैं। मौद्रिक नीति संबंधी स्वतंत्रता मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंस। देशों को अपनी मौद्रिक नीतियों को घरेलू आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार संचालित करने की स्वायत्तता। भुगतान संतुलन BOP का स्वतः समायोजन ऑटोमेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP एडजस्टमेंट। विनिमय दर में उतार चढ़ाव भुगतान संतुलन में अधिशेष और घाटे की समस्या को स्वतः सुलझाता है जिससे सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता कम हो जाती है। विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता में कमी। सरकारों को विदेशी मुद्रा भंडार के बड़े स्टॉक बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए संसाधनों को अन्य उपयोगों के लिए मुक्त किया जा सकता है। समायोजनी विनिमय दर प्रणाली के दोष में अनिश्चितता अनसर्टेनिटी। विनिमय दरों में उतार चढ़ाव के कारण अनिश्चितता पैदा हो सकती है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को बाधित कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता की संभावना पोटेंशियल फॉर
वोलेटिलिटी, सट्टेबाजी और तीव्र अल्पकालिक गतिविधियों के अधीन विनिमय दरें अत्यधिक अस्थिर हो सकती हैं। क्रय अनुशासन, लेस डिसिप्लिन, इससे राजकोषीय और मौद्रिक अनुशासन कम हो सकता है क्योंकि सरकारें एक स्थिर विनिमय दर को बनाए रखने के लिए बाध्य नहीं हैं। व्यापार आघात, ट्रेड शॉक्स, विनिमय दरों के उतार चढ़ाव के कारण देश अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और व्यापार आघातों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। प्रबंधित प्लवमान प्रणाली, वैश्विक अर्थव्यवस्था बिना किसी औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के प्रबंधित प्लवमान विनिमय दर प्रणाली में परिवर्तन हो गई है। यह प्रणाली समायोजनीय प्लवमान पहलू और स्थिर विनिमय दर प्रणाली प्रबंधित पहलू दोनों का एक मिश्रण है, इसलिए इसे खराब प्लवन या डर्टी फ्लोटिंग कहा जाता है। केंद्रीय बैंक का हस्तक्षेप, केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करके सक्रिय भूमिका निभाते हैं। केंद्रीय बैंक आवश्यकता पड़ने पर विनिमय दर में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए विदेशी मुद्रा को खरीदने और बेचने का काम करते हैं। पूर्व प्लवन प्रणाली के विपरीत प्रबंधित प्लवन प्रणाली में सरकारी रिजर्व विनिमय शून्य नहीं होते हैं, जो केंद्रीय बैंक की सक्रिय भागीदारी को दर्शाते हैं। निष्कर्ष रूप में कहते हैं, विनिमय दर प्रणाली का विमर्श से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आकार देने वाली सरकारी नियंत्रण और बाजार शक्तियों के मिश्रण का पता चलता है। स्थिर विनिमय दरें पर्याप्त रिजर्व की कीमत पर स्थिरता प्रदान करती हैं, जबकि समायोजित विनिमय दरें संभावित अस्थिरता के साथ बाजार संचालित समायोजन की अनुमति देती हैं। प्रबंधित प्लवमान प्रणाली एक मध्य मार्ग के रूप में कार्य करती है, जिसमें केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप द्वारा दर में अत्यधिक उतार चढ़ाव को नियंत्रित किया जा सकता है। आय स्तर, ब्याज दरें और दीर्घकालिक मूल्य समानीकरण जैसे कारक विनिमय दर की गतिविधियों को और अधिक प्रभावित करते हैं, जो आर्थिक स्थिरता और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को बनाए रखने में एक सुविचारित विनिमय दर नीति के महत्व को रेखांकित करते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली में खुली अर्थव्यवस्था, यह एक ऐसी प्रणाली है जहाँ स्थानीय और घरेलू कारकों तथा अन्य देशों की संस्थाओं के बीच व्यापार होता है। चालू खाता घाटा CAD, यह तब होता है जब किसी देश का वस्तुओं और सेवाओं निवेश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है। स्वायत्त विनिमय, वे ऐसे विनिमय हैं जो देशों के बीच व्यापार और निवेश के परिणामस्वरूप स्वाभाविक रूप से होते हैं। समायोजनकारी विनिमय, ये ऐसे विनिमय हैं जो भुगतान संतुलन को प्रबंधित करने के लिए सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक द्वारा किए जाते हैं। क्रय शक्ति क्षमता, यह विभिन्न देशों में विशिष्ट वस्तुओं की कीमत की माप है और विभिन्न देशों की मुद्राओं की निरपेक्ष क्रय शक्ति की तुलना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मूल्यह्रास, यह एक लेखांकन पद्धति है जो समय के साथ किसी परिसंपत्ति के मूल्य में कमी को मापती है। स्थिर विनिमय, यह वह प्रणाली है जिसमें एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा या किसी प्रमुख वस्तु के मूल्य से जुड़ी होती है। प्रबंधित प्लवमान विनिमय दर, यह एक ऐसी प्रणाली है जहां किसी देश का केंद्रीय बैंक मुद्रा के मूल्य को प्रबंधित करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजारों में हस्तक्षेप करता है। भुगतान संतुलन, यह एक विधि है जिसके द्वारा देश एक नियत अवधि के भीतर सभी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक विनिमय को मापते हैं। अवमूल्यन, यह एक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उपयोग देश किसी अन्य मुद्रा या मानक के सापेक्ष अपनी मुद्रा के मूल्य को कम करने के लिए करते हैं।